हाय एवरीवन, सभी का वार्म वेलकम है वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। आज क्या करने वाले हैं, द हिंदू की बजाय द इकोनॉमिस्ट से एक आर्टिकल को पढ़ेंगे। रोज़ रोज़ द हिंदू पढ़ने से आपके दिमाग का दायरा जो है, पढ़ने का दायरा सीमित हो जाएगा, लिमिटेड हो जाएगा। इसीलिए बीच बीच में दूसरे सोर्सेज से भी कुछ पढ़ते रहना चाहिए। चलिए, ये आर्टिकल है द डेंजरस ट्रॉयका। चाइना, इंडिया और पाकिस्तान पे लिखा हुआ है तीनों की न्यूक्लियर वॉर किस तरह की हो सकती है। इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। एक क्विज़ दिखा रहा हूँ आपको, इसी आर्टिकल पे बेस्ड है। इस क्लास में जो भी सीखेंगे ग्रामर वोकैब, इस क्विज़ पे आपको अप्लाई करनी है। सॉल्यूशंस क्लास के लास्ट में करवाऊंगा। क्लास को शुरू करते हैं, आइए कुछ नया सीखते हैं। ऑलराइट, कह रहा है द डेंजरस ट्रॉयका। देखिए, डेंजरस का तो मतलब आप जानते ही हैं, जिसमें डेंजर हो, खतरा हो, खतरनाक हो। और ट्रॉयका का मतलब होता है हिंदी में तिकड़ी। ठीक है, तिकड़ी, तीन लोगों की जो होती है ना, तिकड़ी। इसको ट्रॉयका को आप थ्रीसम या ट्रायड भी बोलते हैं, अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 एलिमेंट्स। कह रहा है एशिया में एक तिकड़ी सी बन रही है और बड़ी डेंजरस है, बड़ी ही खतरनाक है। बात हो रही है चाइना, इंडिया और पाकिस्तान की। तीनों में न्यूक्लियर वॉर्स को लेकर के, न्यूक्लियर वेपन को लेकर के एक होड़ सी जो है शुरू हो चुकी है। चलिए अब इसके टाइटल पैराग्राफ को देखेंगे, क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है साउथ एशियाज न्यूक्लियर फ्यूचर विल डिपेंड ऑन वेदर न्यूक्लियर कंजर्वेटिज्म विथस्टैंड्स द प्रेशर ऑफ पावर पॉलिटिक्स। कह रहे जो साउथ एशिया है ना, जिसमें चाइना, इंडिया है ना, और ये सारा जो एरिया आ गया पाकिस्तान का, बांग्लादेश का, कह रहे इसका जो न्यूक्लियर फ्यूचर है, आगे जाकर के कैसे न्यूक्लियर वेपन्स इसके पास होंगे, कितनी वॉर्स ये लड़ेंगे। कह रहा है इसका ऐसा फ्यूचर जो है वो डिपेंड करेगा, इस चीज़ पे आधारित होगा। अच्छा, किस चीज़ पे भाई? ऑन लगा के बता रहा है। कह रहा है हाँ या ना, वेदर, हाँ या ना। जो न्यूक्लियर कॉन्जर्वेटिज्म का सिद्धांत है, न्यूक्लियर कॉन्जर्वेटिज्म क्या होता है? हम न्यूक्लियर पावर को कंजर्वेटिव होकर यूज़ करेंगे। न्यूक्लियर पावर तब तक यूज़ नहीं करेंगे जब तक ज़रूरत ना पड़े। कह रहे जब तक, या हाँ या ना, ये सिद्धांत, ये आइडियोलॉजी विद स्टैंड करती है या नहीं। विद स्टैंड का मतलब होता है किसी चीज़ का सामना करना और टिके रहना। तो ये टिकी रहती है या नहीं रहती है उस प्रेशर के सामने जो है पावर पॉलिटिक्स का, पॉलिटिक्स में पावर का। आ रही है बात समझ में? तो आने वाले 50-100 सालों में पता लगेगा अपने को साउथ एशिया में क्या होने वाला है, इतने सारे न्यूक्लियर वेपन्स के साथ में। और हर चीज़ डिपेंड इसी चीज़ पे होगी कि अभी जो न्यूक्लियर कंजर्वेटिज्म बना हुआ है, न्यूक्लियर वेपन्स को ना यूज़ करने का कंजर्वेटिव जो सिद्धांत है, कि ये सिद्धांत टिका रहता है या नहीं टिका रहता। वेदर और किसके सामने? पावर पॉलिटिक्स के सामने, यहाँ पे आने वाले बड़े बड़े नेताओं की पॉलिटिक्स के स्टाइल के सामने। चलो अब इसकी स्ट्रक्चर को देखेंगे सेंटेंस की। न्यूक्लियर फ्यूचर आपका सब्जेक्ट है, विल डिपेंड इसकी वर्ब है। डिपेंड का मतलब होता है आधारित होना। इसके बाद में हमेशा ऑन लगा के बताएं किस पे आप आधारित हैं। अब डिपेंड के 2 सिनोनिम है, रिलाय और हिंज। इनके बाद में भी ऑन आएगा। तो अक्सर ये गलती क्या करते हैं लोग, डिपेंड के बाद में एट लगाने की। तो डिपेंड एट है ना, रिलाय एट, हिंज एट, ऐसा ये नहीं होता है, गलत होता है, इसको याद रखना। चलो, न्यूक्लियर कंजर्वेटिज्म मैंने आपको बता दिया, न्यूक्लियर वेपन्स को कंजर्वेटिव तरीके से यूज़ करने का सिद्धांत। विद स्टैंड का मतलब होता है किसी चीज़ के सामने टिके रहना। विद मतलब साथ में, स्टैंड मतलब खड़े रहना। भाई आपने कुछ कह दिया, कुछ कर दिया, लेकिन मैं फिर भी आपके सामने खड़ा हुआ हूँ या टिका हुआ हूँ, तो मैं आपके साथ में विद स्टैंड कर रहा हूँ, है ना। ऐसे इस वर्ड को ब्रेक करके समझो। चलो, वेदर का मतलब होता है हाँ या ना। अब देखो, आज के आर्टिकल की वोकैब बहुत सारी है। इतनी वोकैब जितनी 4-5 आर्टिकल्स में आती है, एक में ही आपको मिल जाएगी। वोकैब पे जल्दी से नज़र डालते हैं ताकि स्मूथली इसको पढ़ पाएँ। और उसी के साथ में एग्जाम्स की तैयारी का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मॉक टेस्ट लगाना और उनको एनालाइज करना। जितने मॉक टेस्ट लगाओगे ढंग से, उतना ही अपने स्कोर को बूस्ट करोगे। और मॉक टेस्ट के लिए मेरा पर्सनल फेवरेट है टेस्टबुक.com। रीजन इसका सिंपल सा है, 43,000 मॉक टेस्ट 550 से ज़्यादा एग्जाम्स के एक सिंगल पैकेज में आपको मिल जाते हैं। अब इसमें मुश्किल भी होंगे, आसान भी होंगे, डिफिकल्ट भी होंगे, खूब तैयारी का मौका आपको मिलता है। ये सारे मॉक टेस्ट सिंगल पैकेज में आप अवेल कर सकते हैं, 1 साल के लिए 499 में, 3 सालों के लिए 699 के पैकेज में। लेकिन जैसे ही आप कोड यूज़ करते हैं YT10, 1 साल का पास आपको मिलता है 400 में और 3 साल का पास मिलता है 460 के अंदर। तो फ़ायदा लेना ना भूलें डिस्काउंट का, कोड यूज़ करें YT10। कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेक्स्ट बुक पास। चलो जी, अपनी वोकैब शीट है, वर्ड्स दिखा देते हैं आपको। एवर्स से लेकर के आपको लास्ट में मिलेंगे एग्जैजरेट तक, है ना। 8, 10, 12 वर्ड्स हैं आज की क्लास में। तो फटाफट सब पे नज़र डाल लेते हैं।
चलो, एवर्स का मीनिंग आप जानते हैं, बहुत बार आया हुआ वर्ड है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ के लिए हेजिटेंट या एलर्जिक, किसी चीज़ से परहेजी या संकोची। जैसे मोस्ट अनसक्सेसफुल पीपल आर एवर्स टू चेंज, ज़्यादातर नाकामयाब लोग दुनिया में संकोची या परहेजी होते हैं चेंज को लेके, बदलाव को लेके। जो बदलने से संकोच करेगा कभी ना कभी उस आदमी को फेल होना ही है ना, कहने का मतलब ये। तो ये एवर्स जो वर्ड है इसके सिनोनिम्स हैं बहुत सारे अपने पास, लोथ, अनविलिंग, रिलक्टेंट, डिसइंक्लाइंड। आज रिलक्टेंट नाम का इसका सिनोनिम आर्टिकल में देखेंगे। नेक्स्ट वर्ड अपने पास एम्युलेट। एम्युलेट का मतलब होता है किसी का पीछा करना और उसने जो किया है वैसा ही करने की कोशिश करना, बिल्कुल उसी अंदाज में जैसे उसने किया था। इसको नकल करना भी बोल सकते हैं एम्युलेट को एक तरीके से, है ना। जैसे विराट कोहली आए, उन्होंने एम्युलेट करने की कोशिश की ब्रायन लारा और सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड्स को, है ना। तो एम्युलेट करना बुरी बात नहीं होती है, नकल अच्छी भी हो सकती है किसी को उसका पीछा करने की। अब देखो, एम्युलेट नाम का वर्ड आर्टिकल में आएगा और इसका सिनोनिम है कैच अप विद। कैच अप विद, जो आपसे बहुत आगे निकल गया हो उसके पीछे जाकर के उसको पकड़ना कहलाता है कैच अप विद करना। दोनों ही वर्ड्स इस आर्टिकल में मिलेंगे। ऑल सॉफ्टवेयर कंपनीज ऑफ 90s ट्राइड टू एमुलेट माइक्रोसॉफ्ट। 1990 के दशक की सारी सॉफ्टवेयर कंपनीज कोशिश कर रही थी माइक्रोसॉफ्ट को एमुलेट या कॉपी करने की, जैसा वो करता था वैसी दूसरी कंपनीज भी कर रही थी। आ जाओ नेक्स्ट वर्ड पे, दो वर्ड्स यहाँ पे हो गए, है ना, एमुलेट और कैचअप विद। अगला वर्ड है कन्फ्लैग्रेशन, बहुत बार आया हुआ वर्ड है, सबको आना चाहिए। कन्फ्लैग्रेशन का मतलब होता है या तो एक ऐसी आग हो जो आउट ऑफ कंट्रोल हो, या फिर एक ऐसी सिचुएशन हो जो आउट ऑफ कंट्रोल फायर जैसी हो। मैनी पीपल डाइड इन अ मल्टी स्टोरी कन्फ्लैग्रेशन इन सूरत। बहुत सारे लोग मर गए एक बहुत बड़ी मंजिला वाली इमारत में, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में, जो कन्फ्लैग्रेशन हुई थी, जो आग लगी थी उसकी वजह से। अब ध्यान यही देना है कि आग और आग जैसी सिचुएशन दोनों के लिए कन्फ्लैग्रेशन वर्ड यूज़ होता है। जैसे इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे आपको कन्फ्लैग्रेशन मिलेगी, है ना, आग जैसी सिचुएशन ही तो है वहाँ इंडिया चाइना बॉर्डर पे, पाकिस्तान बॉर्डर पे, ठीक है ना। तो इन हेलफायर, इन्फर्नो, वाइल्ड फायर इसके सिनोनिम्स हैं, ये वर्ड आर्टिकल में देखोगे। अगला वर्ड है प्रिक्लूड, बड़ा ही आसान सा वर्ड है। ये वर्ड बना है प्री प्लस में एक्सक्लूड से। किसी चीज़ को अगर पहले से या बाहर कर दो, रूल आउट कर दो, अपनी समझ गए ना सोच से, अपनी जो है इंक्लूड करने से पहले ही मना कर दो, तो उसको करते हैं प्रिक्लूड। जैसे एनी डाइट प्लान शुड प्रिक्लूड फास्ट फूड। कोई भी डाइट प्लान जो होता है उसको पहले से ही एक्सक्लूड कर देना चाहिए फास्ट फूड को। फास्ट फूड का डाइट प्लान में कोई भी ना जगह है ना कोई कनेक्शन है, कहने का मतलब ये समझ में आ रहा है ना वर्ड, पहले से ही एक्सक्लूड कर देना, अंदर आने की गुंजाइश ही ना छोड़ना किसी चीज़ की, प्रिक्लूड। नेक्स्ट वर्ड है हार्बर। हार्बर एक नाउन भी है, एक वर्ब भी है। नाउन फॉर्म में इसका मतलब होता है बंदरगाह, यानी कि पोर्ट, या फिर रिफ्यूज। पहले जनरली बंदरगाहों पे ही रिफ्यूज मिलती थी, लोग तैरते हुए आते थे अपनी नावों पे दूसरे देश में जान बचा के, है ना, और रिफ्यूज लेते थे। रिफ्यूज का मतलब होता है शरण या पनाह। तो नाउन फॉर्म में हार्बर का मतलब हो गया बंदरगाह या पनाह, और वर्ब फॉर्म में इसका मतलब होता है किसी चीज़ को बंदरगाह या पनाह, किसी चीज़ को पनाह देना, है ना, अपने मन में, अपने जो है अंदर, समझ गए ना, हार्बर करना। यूज़ करके दिखा देता हूँ दोनों वर्ड्स को, दोनों तरीके से इस वर्ड को। पनामा इज़ अ टैक्स हार्बर ऑफ टैक्स एवेडर्स। पनामा नाम का जो देश है वो एक पनाह है, एक शरण है टैक्स एवेडर्स की, टैक्स चोरों की। जितने भी टैक्स चोर हैं पनामा में जाके बसते हैं। और दूसरा, शी हैज़ बिन हार्बरिंग इल विल फॉर हर बेस्ट फ्रेंड आफ्टर द इंसिडेंट। घटना के बाद, इंसिडेंट के बाद वो हार्बर करती आ रही है, अंदर छुपा के बैठी है, पनाह दे के बैठी है बुरी भावना को, बैड इंटेंशन को, इल विल को, अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए। तो इस तरीके से वर्ड यूज़ होता है नाउन और वर्ब दोनों फॉर्म में। डिटेल में करवा रहा हूँ, ठीक है ना, चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। चलो, गेट बाय, एक मिनट रुक जाओ, ये एम्बुलेंस गुजर जाए, है ना। चलो, गेट बाय। गेट बाय एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है सर्वाइव करना या मैनेज करना। मैं आपको दोनों तरीके से वर्ड यूज़ करके दिखाता हूँ। हिंदी बोलेंगे इसका मतलब गुजारा करना, ठीक है, गुजारा करना। नो वन कैन गेट बाय विदाउट ऑक्सीजन। किसी का भी गुजारा नहीं है ऑक्सीजन के बिना। एक तरीका तो ये हो गया, कोई सर्वाइव नहीं कर सकता। और इट इज़ हार्ड टू गेट बाय ऑन अ स्मॉल इनकम इन मेट्रो सिटीज़। ये बड़ा मुश्किल है गेट बाय करना, गुजारा करना छोटी सी इनकम पे मेट्रो सिटीज़ के अंदर। तो गेट बाय नाम की फ्रेजल वर्ब आर्टिकल में देखेंगे, गुजारा करने के लिए यूज़ होती है। लिव ऑन, सबसिस्ट, गेट अलोंग और कोप विद, सब इसके सिनोनिम्स हैं, ठीक है। चलो, अगला वर्ड है क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी बना है क्रेड से। क्रेड का मतलब होता है भरोसा, क्रेडिबिलिटी का मतलब होता है भरोसेमंदी, ट्रस्ट वर्दीनेस, क्रेडिबलनेस या बिलीवेबिलिटी। जैसे द पीएम्स या प्राइम मिनिस्टर्स क्रेडिबिलिटी हैज़ सफर्ड
इन हिज हैंडलिंग ऑफ द क्राइसिस। पीएम की जो भरोसेमंदी है, प्राइम मिनिस्टर की जो बिलीवेबिलिटी है, वो सफ़र हो गई है, वो ख़राब हो गई है हैंडलिंग में इस क्राइसिस की, जिस तरीके से पीएम ने इस पूरे क्राइसिस को हैंडल किया था। तो क्रेडिबिलिटी नाम का वर्ड, इसका एडजेक्टिव फॉर्म होता है क्रेडिबल। क्रेडिबल का मतलब होता है भरोसेमंद, जिस पे भरोसा जताया जा सके वो है क्रेडिबल। और क्रेडिबल आदमी के पास होती है भरोसेमंदी, यानी कि क्रेडिबिलिटी। एक नाउन है, एक एडजेक्टिव है। चलो वर्ड की फॉर्म्स पे ध्यान देना है ज़रूर से, साथ साथ आ जाओ लास्ट के 1-2 वर्ड्स बाकी हैं। स्टम्बलिंग ब्लॉक। स्टम्बलिंग ब्लॉक क्या होता है? ऐसा ब्लॉक जिससे आप स्टम्बल करें। स्टम्बल का मतलब होता है लड़खड़ाना। आप सड़क पे चल रहे थे, अच्छा मतलब अपनी मौज में, अपनी मस्ती में, रास्ते में एक पत्थर पड़ा था, आप उससे अटके और स्टम्बल करके लड़खड़ा गए, तो वो पत्थर बन जाएगा स्टम्बलिंग ब्लॉक, यानी रास्ते का रोड़ा। अब रास्ते के रोड़े को इम्पेडिमेंट, हर्डल, डेटरेंट, हिंड्रेंस, ऑब्स्ट्रक्शन, हैंडीकैप, इनकम्बरेंस सब बोलते हैं। सब इसके सिनोनिम है। आगे बात समझ में? रोड़े के, आज रोड़े का ये इनमें से एक सिनोनिम आएगा डेटरेंट, इस आर्टिकल में देखने वाले हैं। लास्ट है वर्ड, सेकंड लास्ट, आर्सेनल। आर्सेनल का मतलब होता है तरकश या जखीरा, जहाँ पे आप अपने हथियार रखते हो ना, उसको बोलते हैं आर्सेनल। तो इसको आर्मरी, वेपनरी, कैश और वेपन स्टोरेज भी बोल सकते हैं। द ऑपोजिशन हैड अ फुल आर्सेनल ऑफ आर्गूमेंट्स। ऑपोजिशन के पास हथियारों का एक, आर्गूमेंट्स के हथियारों का एक जखीरा था। जरूरी नहीं है हथियार वही हों, है ना, बंदूक और रॉकेट लॉन्चर, आपके आर्गूमेंट्स भी आपके हथियार हैं। तो ऑपोजिशन के पास, विपक्ष के बाद, विपक्ष के पास में आर्गूमेंट्स का पूरा एक जखीरा था। और क्यों? टू प्रूव करने के लिए, टू प्रूव द इनएफिशिएंसी ऑफ गवर्नमेंट्स वेलफेयर प्रोग्राम। सरकार के वेलफेयर प्रोग्राम्स की इनएफिशिएंसी को, अकुशलता को प्रूव करने के लिए। तो ये वर्ड आर्टिकल में आप देखेंगे आर्सेनल। आज लास्ट वर्ड है एग्जैजरेट। इसका मतलब होता है बढ़ा चढ़ा के बोलना, किसी चीज़ को मिर्च मसाला लगा के बोलना। इसको ओवरस्टेट करना भी बोलते हैं, एम्बेलिश भी बोलते हैं और ओवर एस्टिमेट भी बोलते हैं। इनसिक्योर पीपल टेंड टू एग्जैजरेट देयर वर्च्यूज़ एंड हाइड देयर वाइसेस। जो इनसिक्योर लोग होते हैं, कमज़ोर लोग होते हैं, उनकी आदत होती है कि वो बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं अपने गुणों को, अपने वर्च्यूज़ को, और छुपाने की कोशिश करते हैं अपने अवगुणों को, अपनी बुराइयों को। आगे ना समझ में बात? तो ये इस तरीके से इस वर्ड को आप यूज़ करेंगे। चलो वो कैब हो गई। एक समरी आपको अब आर्टिकल की दे दें, किस बारे में लिखा हुआ है। देखो एशिया में 3-4 डिफेंस पावर्स हैं, जैसे इंडिया, चाइना और पाकिस्तान। तीनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। रशिया भी एशिया का पार्ट है, लेकिन इसको यूरोप में गिना जाता है, इसलिए रशिया को यहाँ पे काउंट नहीं कर रहे हैं। अब ये आर्टिकल क्या कह रहा है कि ये तीनों जो है ना बड़े पेशेंस वाले कंट्रीज़ हैं। इन्होंने न्यूक्लियर पावर डेवलप तो की, लेकिन कभी यूज़ करने का इनका इरादा नहीं है। लेकिन ये सिचुएशन अब बदलती जा रही है चाइना के न्यूक्लियर वेपन्स को बढ़ाने के साथ ही। तो चाइना बढ़ाएगा तो देख के इंडिया बढ़ाएगा, इंडिया बढ़ाएगा तो पाकिस्तान ने बढ़ाना ही है। कुल मिलाकर के आज से 100 साल बाद या 50 साल बाद क्या होने वाला है, इस चीज़ को यहाँ पे एनालाइज किया गया है। चाइना के न्यूक्लियर वेपन बढ़ाने की वजह से एशिया में एक न्यूक्लियर वॉर हो सकती है, इसलिए इसको बोलते हैं डेंजरस ट्रॉयका। तीनों की तिकड़ी बड़ी खतरनाक है। आज के आर्टिकल की टोन है एनालिटिकल, एनालाइज कर रहा है पूरी सिचुएशन को। चलिए शुरू करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। कह रहा है फॉर मोस्ट ऑफ द 75 years since India and Pakistan became independent states। कह रहा है फॉर मतलब के लिए। अच्छा किसके लिए? कह रहा है ज़्यादातर के लिए, मोस्ट के लिए। और मोस्ट किसका? उस 75 सालों का, जब से, सिंस, जब से इंडिया और पाकिस्तान बन गए। और क्या बन गए जी? इंडिपेंडेंट स्टेट्स, आज़ाद देश। कह रहे इस 75 साल से, जब से इंडिया और पाकिस्तान आज़ाद हुए हैं, इसके ज़्यादातर हिस्से के लिए, मान लो 75 में से 70 साल के लिए, है ना, हुआ क्या? कह रहे हैव न्यूक्लियर वेपन्स हैव कास्ट अ शेडो। जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उन्होंने कास्ट किया है, उन्होंने लगाया है एक शेडो को, एक परछाई को। कास्ट शेडो का मतलब होता है अपनी परछाई डालना। और किसके ऊपर? ओवर साउथ एशिया, साउथ एशिया के ऊपर। तो जब से दोनों देश आज़ाद हुए हैं ना, 10-20 सालों में दोनों ने अपने अपने वेपन्स बना लिए थे। और तब से लेकर के आज तक तकरीबन 40-50 सालों तक पूरे साउथ एशिया पे एक न्यूक्लियर वॉर का खतरा मंडरा रहा है। इंडिया और पाक दोनों की वर्ब है बिकेम, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, पास्ट सिंपल टेंस में। वेपन्स की वर्ब है हैव कास्ट। आगे बढ़े, एक सवाल आपसे यही करेंगे। वेपन्स की वर्ब हैव कास्ट है, पर ऐसा कैसे हो सकता है? हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों नहीं आई? भाई हैव प्लेड, हैव ईटन, हैव जो भी लगाओगे V3 में ना, तो कास्टेड क्यों नहीं लिख रहे हैं यहाँ? ऐसा क्यों छोड़ दिया कास्ट लिख के? चलो अब देख लो फटाफट से। ये एक रूल है इंग्लिश में। रूल कहता है V1, V2, V3 कुछ वर्ब्स की चेंज नहीं होती है।
कौन सी वर्ब्स हैं सर? ये सारी की सारी मोटी मोटी वर्ब्स हैं। देखो ऐसी 1000 वर्ब्स और भी होंगी, मुझे नहीं पता, शायद 5000 भी और हों, है ना। बात ये नहीं है कि कितनी है, बात ये है कि जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं और जिस पे कन्फ्यूजन होती है वो ये हैं 20, 10, 15, 20 जितनी भी हैं गिन लो। तो ये वर्ब्स आपको ध्यान में रखनी है, V1, V2, V3 को चेंज नहीं करना है। अच्छा, इनकी वर्ब की ING फॉर्म बन जाती है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। यूज़ करके दिखा देता हूँ, ये वर्ब्स देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। सून इन्फेक्शन स्प्रेडेड एवरीवेयर, जल्दी ही इन्फेक्शन फैल गया हर जगह। स्प्रेडेड नहीं होता, स्प्रेड 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 ही चलेगा। V1 लगाओ, V2 लगाओ, V3 लगाओ, यहाँ V2 लगेगा तो इन्फेक्शन स्प्रेड। शी क्विटेड हर जॉब लास्ट वीक ओवर ए डिस्प्यूट विद हर बॉस, उसने छोड़ दिया अपनी नौकरी को, क्विट कर दिया, रिजाइन कर दिया पिछले हफ्ते एक डिस्प्यूट के चलते, एक झगड़े के चलते अपने बॉस के साथ। क्विटेड गलत होगा, क्विट क्विट क्विट, V1, V2, V3 सेम। वैसे ही द प्रॉपर्टी कॉस्टेड अस $33.5 मिलियन, प्रॉपर्टी ने हमें इतना कॉस्ट किया, इतने रुपए की हमें पड़ी। तो ये देखो कॉस्टेड गलत है, कोस्ट 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 ये ऐसे ही चलता है। तो याद रखना इन वर्ब्स को, V1, V2, V3 नहीं बनानी है। मैं फटाफट सही कर देता हूँ, जो स्टूडेंट्स बाद में देखेंगे उनको पता लगे। इसको यहाँ से निकाल दो, इसको यहाँ से निकाल दो और इसको भी निकाल देना चाहिए। चलो आगे बढ़े। आज के क्विज में कॉन्सेप्ट आएगा, कह रहा है चाइना गॉट द बॉम्ब इन 1964। अब बताएगा किस किस कंट्री को कैसे मिला। कह रहा है चाइना को मिला बम 1964 में। कौन सा बॉम्ब है? द बॉम्ब का मतलब है न्यूक्लियर बॉम्ब। अब ये काम कब हुआ था? कह रहा है 2 years आफ्टर थम्पिंग इंडिया इन अ बॉर्डर वॉर। ये काम चाइना ने किया था 2 सालों बाद, और किसके? थंप करने के इंडिया को एक बॉर्डर की वॉर में। अब देखो थंप का मतलब होता है किसी को थापे से पीटना, समझ गए ना, बैट वैट लेकर के थंप थंप करके मारते हो ना, उसको बोलते हैं थंप करना। अब ये बुरा मत मनाना, इंग्लैंड का न्यूज़पेपर है, इंग्लैंड की मैगजीन है, तो उसमें ऐसे ही वर्ड्स यूज़ करेंगे। इंडिया का तो है नहीं है, तो इंडिया को थंपिंग लिखने के लिए इनको कोई परहेज नहीं है। तो कह रहे 2 साल बाद चाइना को ये जो काम हुआ मिला, मतलब बॉम्ब मिला, जब इसने थंप किया था, थापे से पीटा था इंडिया को एक बॉर्डर की वॉर में। ये 62 के युद्ध की बात कर रहा है। कह रहा है और एंड फोर्सिंग इट्स पॉलिसी मेकर्स टू कन्फ्रंट देयर कंट्रीज वल्नरेबिलिटीज। तो ये काम कैसे हुआ था? 2 साल बाद हुआ था थंप करने के, और फोर्स करते हुए, मजबूर करते हुए चाइना के नेताओं को, पॉलिसी मेकर्स को, कि वो कन्फ्रंट करें, सामना करें अपनी कंट्री की वल्नरेबिलिटीज़ को, अपनी कंट्री की डिफेंसलेसनेस को या कमजोरियों को। तो चाइना ने देखा कि इस बार तो इंडिया को थंप कर दिया, लेकिन अगली बार इंडिया ने कुछ बम बम बना लिया, तब क्या करेंगे? तो ये फोर्स हो गए, मजबूर हो गए कि हम कुछ बम बम बना के रखें ताकि फिर से वॉर ना हो। समझ में आ गया सेंटेंस? चाइना की वर्ब है गॉट, थंप का मतलब जानते हैं, कन्फ्रंट का मतलब है सामना करना, फेस करना, वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है डिफेंसलेसनेस, किसी चीज़ के सामने आपकी कमजोरी ही आपकी वल्नरेबिलिटी है। पॉलिसी मेकर्स होते हैं आपके नेता। चलो फोर्सिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन है, जब चाइना को बम मिला था तब ये फोर्स कर रहा था इस तरीके से। चलो कह रहा है इंडिया शॉट इट टू कुड बिल्ड वन विद अ डिमॉन्स्ट्रेटिव एक्सप्लोजन। कह रहा है इंडिया ने दिखा दिया, फिर शो कर दिया, और क्या दिखा दिया कि ये भी कुड बिल्ड कर सकता था वन, एक ऐसे बम को। वन यहाँ पे बता रहे हैं द बॉम्ब को, और कैसे? एक डिमॉन्स्ट्रेटिव एक्सप्लोजन के साथ में, एक बड़े धमाके के साथ में, जो डिमॉन्स्ट्रेटिव था, जिसने सबके सामने डिमॉन्स्ट्रेट किया इंडिया के बॉम्ब को। और कब? जस्ट अ डेकेड लेटर, महज 10 साल के बाद। तो इंडिया ने भी चाइना के 10 सालों के अंदर अपना बम बना लिया, दुनिया को दिखा दिया कि इट कुड बिल्ड वन टू, ये भी एक बम बना सकता है। समझ में आ गया सेंटेंस? इंडिया की वर्ब है शोड, इट भी सब्जेक्ट है यहाँ पे, इसको ग्रीन कलर दे देते हैं, ठीक है, और इसकी वर्ब है कुड बिल्ड। कुड बिल्ड, एक सेकंड रुक जाओ, इसको पिंक कलर दे दें। सब्जेक्ट वर्ब को पकड़ते रहना भाई, बड़ी मेहनत लगती है, मेरी भी है ना बनाने में सब चीज़ें। चलो कह रहा है पाकिस्तान, अब देखो पाकिस्तान का बताएगा। कह रहा है पाकिस्तान वॉज अ स्क्रू ड्राइवर टर्न अवे बाय द 1980s। कह रहा है पाकिस्तान भी एक स्क्रू ड्राइवर टर्न अवे था 1980 के आसपास। अब ये क्या होता है स्क्रू ड्राइवर टर्न अवे? देखो स्क्रू ड्राइवर आपने देखा है ना, पेचकस, पेचकस से क्या खोलते हो? पेच खोलते हो, है ना, बोल्ट्स खोलते हो। तो बोल्ट जब आप खोल रहे होते हो, लास्ट वाले जब आप चूड़ी घुमाते हो, तो उसके बाद बोल्ट बाहर आ जाता है। अब उस चूड़ी घुमाने से पहले जब बोल्ट अंदर फंसा हुआ है, तब वो बोल्ट बाहर आने के लिए सिर्फ एक टर्न दूर है। समझ पा रहे हो ना सिचुएशन को? आपने पेचकस से एक पेज को खोला,
पूरा खोलने से बिल्कुल पहले रुक गए। अब एक बार एक चूड़ी और घूमेगी, पेंच बाहर आ जाएगा। तो ये स्क्रू ड्राइवर टर्न अवे है, आपका पेंच निकला भी हुआ है और अंदर फंसा भी हुआ है। तो पाकिस्तान में कुछ ऐसा ही था 1980 के दौरान। पाकिस्तान ने बम बना भी लिया था और नहीं भी बनाया था, बम बनाने की कैपेबिलिटी आ गई थी, बस बनाना बाकी था। हुआ क्या फिर? उसके बाद ये हुआ इन 1998 बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान कंडक्टेड न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट। 1998 में दोनों ने ही कंडक्ट कर दिए अपने अपने न्यूक्लियर वेपन के टेस्ट को। और कैसे? मेकिंग ऑफिशियल व्हाट वाज ऑलरेडी एन ओपन सीक्रेट। उस चीज़ को ऑफिशियल बनाते हुए, उस चीज़ को फॉर्मल बनाते हुए, जो चीज़ पहले से ही एक ओपन सीक्रेट थी, दुनिया को पहले से पता थी। तो 1998 में खूब बम बना के उछाले हमने, बजाए, दुनिया को दिखाए, तो सबको पता लग गया कि ये सिर्फ कहते नहीं हैं, इनके पास बने हुए हैं। दोनों की वॉर कंडक्टेड। वट की वॉर वॉज मेकिंग, यहाँ पे पीपीएसए है। जब बम बनाए थे और बम फोड़े थे तब इस चीज़ को ऑफिशियल किया था, मेकिंग को यहाँ पे पीपीएसए से बताया गया है। अब आ जाओ नेक्स्ट सेंटेंस पे, नेक्स्ट पैराग्राफ पे। अब बताएगा फ़र्क क्या है तीनों में। कह रहा है येट इन मैनी वेज ऑल थ्री कंट्रीज वर हेजिटेंट न्यूक्लियर पावर्स। कह रहा है फिर भी कई तरीकों में, इन मैनी वेज, तीनों ही ये कंट्री जो हैं ये हुआ करती थी वर, बहुत ही परहेजी, बहुत ही हेजिटेंट अपनी न्यूक्लियर पावर्स के अंदर। न्यूक्लियर पावर्स को लेकर के कभी भी इन्होंने यूज़ करने का नहीं सोचा। तीनों की वर्ब है वर। हेजिटेंट का मतलब होता है परहेजी, अवर्स, अनविलिंग, लोथ, रिलक्टेंट, डिसइंक्लाइंड, किसी चीज़ को लेकर के नाराज़ी। आ रही ना बात समझ में? न्यूक्लियर पावर बनाई थी, बस यूज़ करने का इनकी कोई भी मंशा नहीं थी। कह रहा है चाइना, अब ये इसके वो बताएगा आपको ना, एग्जाम्पल्स देगा। कह रहा है चाइना डिड नॉट डिप्लॉय अ मिसाइल कैपेबल ऑफ हिटिंग द अमेरिकन मेनलैंड अंटिल द 1980s। कह रहे चाइना ने डिप्लॉय नहीं किया, चाइना ने काम पे नहीं लगाया। डिप्लॉय का मतलब होता है ड्यूटी पे रखना किसी चीज़ को। तो चाइना ने ड्यूटी पे नहीं रखा एक मिसाइल को जो कैपेबल ऑफ हो, जो सक्षम हो इस काम में। और क्या काम? हिट करने का अमेरिका की मेनलैंड को। मेनलैंड का मीनिंग आप जानते हैं, मेन हिस्सा किसी भी देश का। अमेरिका के बाहर भी अमेरिका के बहुत सारे हिस्से हैं ना, बहुत सारे टापू हैं, उनकी बात नहीं हो रही। जो जुड़ा हुआ हिस्सा है 50 स्टेट्स का, तो वो वाली मिसाइल चाइना ने नहीं डिप्लॉय की जो अमेरिका को मेनलैंड तक जाके हिट कर सके, इतनी उसमें पावर हो। और कब तक नहीं किया? अंटिल 1980s, 1980 तक। तो 20-30 साल चाइना बम बना के बैठा रहा, पर अमेरिका को टारगेट करने जैसा बम इसने कभी भी नहीं बनाया। चाइना की वर्ब डिड नॉट डिप्लॉय। मेनलैंड का मीनिंग आप जानते हैं, समझा दिया ना मैंने आपको। मेन हिस्सा किसी भी देश का वो कहलाता है मेनलैंड। जैसे इंडिया के मेनलैंड में लक्षद्वीप या और दूसरे जो छोटे मोटे टापू हैं, अंडमान निकोबार, वो मेनलैंड का पार्ट नहीं है ना। मेनलैंड में तो अपने सारी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज आएंगी। अब देखो मेनलैंड तो आपको बता दिया मैंने, हिंटरलैंड, हार्डलैंड और मार्शलैंड, ये मैं आपको कई बार बताता हूँ, आज नहीं बताऊँगा। सब लोग कमेंट्स में डालो हिंटरलैंड, हार्डलैंड और मार्शलैंड के क्या मीनिंग होते हैं। कमेंट्स में डालना, जिन लोगों को नहीं आता कमेंट्स में पढ़ लेना, जिनके सही होते हैं मैं हार्ड दे देता हूँ, पता लगे सबको। चलो और आगे बढ़ते हैं। कह रहे इन 1999 1999 व्हेन इंडिया एंड पाकिस्तान फोर्ट अ वॉर ओवर कारगिल, इंडियाज एयरफोर्स टास्क्ड विद डिलीवरिंग द बॉम्ब्स इफ नीडेड वाज नॉट टोल्ड। अब हुआ क्या भाई? चाइना तो देखा आपने कितना परहेजी है, 20 साल तक बम बना के उसके ऊपर बैठा रहा है ना, उसको लगाया नहीं अपनी जगह पे कि अमेरिका को हिट कर सके। कह रहा उसी तरीके से 1999 में 1999 में जब इंडिया और पाकिस्तान ने कारगिल की वॉर को फाइट किया, ऑपरेशन विजय हुआ था ना कारगिल वॉर पे। कह रहे जब ये वॉर हुई थी 1999 में, भारत की जो एयरफोर्स है, जो टास्क विद है, टास्क विद होने का मतलब क्या है? जिसको टास्क मिला हुआ है, जिसका ये काम दिया हुआ है। अच्छा क्या काम दिया हुआ है? डिलीवर करने का बॉम्ब को अगर ज़रूरत हो, एयरफोर्स के पास ही ये पूरी जो है टास्क मिला हुआ है कि आप ही बॉम्ब जो है उठा के लाओगे और आप ही फोड़ोगे। कह रहा है इसको नहीं बताया गया था इस वॉर में, वॉज नॉट टोल्ड। अच्छा क्या नहीं बताया गया था? व्हाट दे लुक्ड लाइक, बॉम्ब कैसे दिखाई देते हैं। हाउ मनी देयर वर, कितने सारे वहाँ पे थे। और द टारगेट्स ओवर विच दे माइट हैव टू बी ड्रॉप्ड, और वो वाले टारगेट्स जिनके ऊपर इनको बॉम्ब किया जाना चाहिए या इनको बॉम्ब किया जा सकता है। तो इतना परहेज दिखाया इंडिया ने। हमारी एयरफोर्स जिसका काम है बॉम्ब लेकर के जाना और उड़ाना, इस एयरफोर्स को ये भी नहीं बताया गया वॉर टाइम में कि बॉम्ब कैसे हैं, कैसे दिखते हैं, कहाँ रखे हुए हैं और कहाँ गिराए जाएंगे। तो लास्ट मोमेंट तक हमने होल्ड किया। आई बात समझ में? पाकिस्तान और इंडिया की वॉर है फोर्ट,
इंडियन एयरफोर्स की वर्ब है वॉज नॉट टोल्ड। दे की वर्ब है लुक लाइक मतलब दिखाई देना किसी के जैसा। दे की वर्ब है माइट हैव, है ना। अच्छा ये वर्ड जो है ना ये भी दे की वर्ब है। दे लुक्ड लाइक एंड मैनी हाउ मैनी देयर वर, है ना। तो ये वर्ब है, देयर सब्जेक्ट है, डमी सब्जेक्ट, और इसका सब्जेक्ट जो रखा होता है रियल सब्जेक्ट वो दे ऑलरेडी पहले आ चुका है। चलो और आगे बढ़ेंगे, अब आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ पे। अब बताएगा बदल कैसे रहे सब चीज़ें। कह रहा है ऑल दैट हैज़ चेंज्ड, सब कुछ वो जो है बदल चुका है। ऑल दैट हैज़ चेंज्ड कैसे बदला। कह रहा है ऑल थ्री नेशंस हैव बीन एडिंग हंड्रेड्स ऑफ न्यू मिसाइल सिलोज इन रिसेंट ईयर्स। कह रहा है तीनों ही देश जो हैं ऐड करते आ रहे हैं, हैव बीन एडिंग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। ये काम पहले भी हो रहा था और आज भी हो रहा है। और क्या ऐड कर रहे हैं, सैकड़ों नए मिसाइल के सिलोज का मतलब होता है मिसाइल स्टोरेज, जिसमें से मिसाइल निकलती है ऑटोमेटिकली फिर फायर होती है ना, उसको बोलते हैं सिलो। तो मिसाइल स्टोरेज को ऐड करते आ रहे हैं हाल के कुछ सालों में। और कह रहा है एंड आर एमुलेटिंग द अमेरिकन एंड रशियन प्रैक्टिस ऑफ हैविंग अ न्यूक्लियर ट्राइड। और तीनों ही देश एमुलेट कर रहे हैं। एमुलेट का मतलब होता है चेज करना, हंट करना, किसी को कॉपी करना। तो तीनों ही कॉपी कर रहे हैं अमेरिका और रशिया की उस प्रैक्टिस को, प्रथा को जो थी रखने की, हैव करने की, और किसको, एक न्यूक्लियर तिकड़ी को, ट्रायड को। अब ट्रायड आपको मैं बता चुका हूँ, थ्री सम है ना, तीन चीज़ों की तिकड़ी। अब ये कौन सी ट्रायड है भाई, न्यूक्स डिलीवरेबल फ्रॉम लैंड एयर एंड सी। न्यूक्स वो वाले जो डिलीवरेबल हों, न्यूक्लियर बम वो वाले जो फोड़े जा सकें ज़मीन से, हवा से या समंदर से। तो ऐसा हो रहा है पिछले कई सालों से। ऑल थ्री नेशंस की वो हैव बीन एडिंग, पीपीसी क्यों लगाया गया आप समझ चुके हो। ये काम हो रहा है, प्रेजेंट में कंटिन्यूस है, पास्ट में भी हो रहा था। इसकी दूसरी वर्ब है आर एम्यूलेटिंग, है ना, ऑल थ्री नेशंस की एंड कंजंक्शन के बाद। सिलो का मतलब हो गया मिसाइल स्टोरेज। चलो और कुछ देखने वाला है नहीं। ट्राइड मतलब तिकड़ी या ट्रॉयका, थ्रीसम। कह रहे साउथ एशियाज न्यूक्लियर एरा इज एंटरिंग अ मोर मेच्योर फेज। साउथ एशिया की जो न्यूक्लियर एरा है, जो न्यूक्लियर युग है, वो एंटर कर रहा है, वो शुरू कर रहा है, घुस रहा है एक नए मेच्योर फेज के अंदर। तो एक नया फेज, एक नया चरण शुरू हो चुका है। अब इस ग्राफ पे नज़र डालेंगे। इतने बॉम्ब्स थे 1975 में, इतने बॉम्ब्स थे 90 में, इतने बॉम्ब्स थे 2000 में, और इतने बॉम्ब्स हैं 2012 में। अब इनमें से किसके कितने कितने हैं, इंडिया के हैं इतने, पाकिस्तान के इतने, चाइना के इतने, और टोटल कितने हो गए 600। तो इस तरह से ग्राफ बना हुआ है ना। यहाँ पे इंडिया के इतने ही थे, पाकिस्तान के इतने थे, जो है इसका चाइना के इतने थे। तो इस तरीके से ग्राफ आपको बताता है कब कब किसके कितने कितने बॉम्ब्स बढ़ते गए हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है दैट नीड नॉट मीन अ मोर डेंजरस वन। कह रहा है जो भी चीज़ें बदल रही है ना, इसके मतलब ये नहीं है कि जो फेज जो है, मैच्योर फेज जो आने वाला है, वो ज़्यादा डेंजरस ही होगा। इसकी ज़रूरत ये जरूरी नहीं है ऐसा होगा। दैट की ओवर नीड नॉट मीन। कह रहा है अ न्यू रिपोर्ट एक्सप्लोर्स द डायनेमिक्स अमंग एशियाज 3 न्यूक्लियर पावर्स। कह रहे एक नई रिपोर्ट जो आई है वो एक्सप्लोर करती है डायनेमिक्स को। डायनेमिक्स का मतलब होता है आपसी सिस्टम, म्यूचुअल रिलेशंस, ठीक है, रिलेशंस जो डायनेमिक होते हैं, जो गतिशील होते हैं। तो एक नई रिपोर्ट होती है, वो एक्सप्लोर करती है, वो जाकर के घुसने की कोशिश करती है आपसी रिश्तों में, डायनेमिक्स में, और किन के बीच में, एशिया की 3 न्यूक्लियर पावर्स के बीच में, इंडिया, चाइना और पाकिस्तान के बीच में। रिपोर्ट की वो है एक्सप्लोर। अब देखो क्या बताती है रिपोर्ट। कह रहा है सिंस 1998 मोस्ट वेस्टर्न अटेंशन हैज़ फोकस्ड ऑन द रिस्क ऑफ अ कन्फ्लैग्रेशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ओवर कश्मीर। कह रहा है 1998 से ज़्यादातर वेस्टर्न वर्ल्ड की जो अटेंशन है, जो ध्यान है, वो फोकस्ड ऑन रहा है। उन्होंने फोकस किया है इसको, और किस पे, इस जोखिम पे, रिस्क पे, जो है एक आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन का, कन्फ्लैग्रेशन का, इंडिया और चाइना के बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, कश्मीर को लेकर के। तो ऐसा हुआ है 98 से सारी दुनिया की नज़र हमेशा इंडिया पाकिस्तान के कश्मीर मुद्दे पे रहती है। अटेंशन की वो है हैज़ फोकस्ड, फोकस, कंसंट्रेट दोनों के बाद में ऑन लगाएं, एट लगाने की गलती इनके बाद में नहीं करनी है, ठीक है। फोकस और कंसंट्रेट दोनों अपने बाद में ऑन लेते हैं। कन्फ्लैग्रेशन ऑलरेडी मैं आपको करवा चुका हूँ, एक ऐसी आग, एक ऐसी सिचुएशन जो आग जैसी हो, अनकंट्रोलेबल हो, कन्फ्लैग्रेशन कहलाती है। अच्छा और कुछ है नहीं इसमें। कह रहा द डेंजर परसिस्ट, डेंजर आज भी बना हुआ है, ये खतरा आज भी कम नहीं हुआ। कह रहा है येट द रिस्क ऑफ एन आर्म्स रेस हैज़ बीन एग्जैजरेटेड। कह रहा है फिर भी जो रिस्क है एक आर्म्स रेस का, एक हथियारों की होड़ का, कह रहा है वो एग्जैजरेटेड है, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताया गया है। इस रिस्क को इतना बड़ा जो बताया गया ना, इतना वास्तव में है नहीं, कहने का मतलब ये।
समझ में आ गया? रिस्क की वर्ब है हैज़ बीन एग्जैजरेटेड। एग्जैजरेट का मतलब होता है किसी चीज़ को ओवरस्टेट करना, बढ़ा चढ़ा के मिर्च मसाला लगा के बताना। और आगे बढ़ते हैं, चलो। कह रहा है इंडियाज आर्सेनल हैज़ ग्रोन स्लोली एंड इट्स न्यूक्लियर पोस्चर रिमेन्स रिमार्केबली कंजर्वेटिव। अब देखो आर्सेनल वर्ड आपको बता चुका हूँ, तरकश, जिसमें आपके तीर होते हैं, जिसमें आपके हथियार होते हैं, जखीरा भी बोलते हैं। कह रहा है इंडिया का जो न्यूक्लियर आर्सेनल है, जो न्यूक्लियर वेपन्स की स्टोरेज है, ये ग्रो किया है बहुत स्लोली, बहुत धीमे से। हर साल थोड़ा थोड़ा करके हम ग्रो करते हैं। और कह रहा है इसका जो न्यूक्लियर पोस्चर है, न्यूक्लियर बॉम्ब्स को लेकर के जो रवैया है, कह रहा है वो बना हुआ है रिमार्केबली कंजर्वेटिव। रिमार्केबली मतलब नोटिसेबली, नोटिस करने वाली बात है। और कंजर्वेटिव का मतलब होता है बहुत ही संयमी, बहुत ही समझ गए ना, कंजर्वेटिज्म दिखाने वाला। ना बढ़ चढ़ के हम यूज़ करेंगे, ना किसी से बात करेंगे, बस रखे हुए हैं, बने हुए हैं, जिस दिन ज़रूरत पड़ेगी उसी दिन इसको खोलेंगे। तो बहुत ही नोटिसेबली इंडिया ने अपना कंजर्वेटिव रवैया बना के रखा हुआ है। आर्सेनल की वर्ब है हैज़ ग्रोन, पोस्चर की वर्ब है रिमेन्स, ये आपको मैंने वर्ड बता दिया। अब कह रहा है इन कंट्रास्ट चाइना, इंडिया एंड पाकिस्तान डिस्पाइट देयर मैनीफोल्ड डिफरेंसेस ऑल व्यू न्यूक्स एज पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स। कह रहे हैं इसके बिल्कुल उल्टा, चाइना, इंडिया और पाकिस्तान, अब ये इन कॉन्ट्रास्ट एक्चुअल में बता रहा है यूएसए और रशिया की आपस की कुत्ते बिल्ली की लड़ाई को। तो ये कुत्ते बिल्ली की लड़ाई का एक बड़ा सा सेंटेंस था बीच में से, वो मैंने निकाल दिया। आर्टिकल बहुत बड़ा हो रहा था, है ना, तो अपने को तो उतना ही पढ़ना है जो आधे घंटे में हो जाए, तो वो वाला निकल गया सेंटेंस। अब कह रहा है उसके बिल्कुल उल्टा, अमेरिका और रशिया की कुत्ते बिल्ली की लड़ाई से बिल्कुल उल्टा चाइना, इंडिया और पाकिस्तान जो है ना, बावजूद डिस्पाइट अपने डिफरेंसेस के, अपने मतभेदों के, डिफरेंस का मतलब है तनाव या मतभेद, बीच के जो फासले, और कैसे फासले, मैनीफोल्ड, कई गुना, कई बड़े बड़े। कह रहे बावजूद इसके, कह रहे तीनों ही देखते हैं, व्यू करते हैं, और किसको, न्यूक्स को, न्यूक्लियर बॉम्ब्स को, और कैसे, सियासी इंस्ट्रूमेंट के तौर पे, पॉलिटिकल उपायों के तौर पे, और बजाय किसके, रादर देन किसके बजाय, यूजेबल टूल्स ऑफ वॉर के, वॉर के ऐसे टूल्स जिनको इस्तेमाल किया जा सकता है। आ रही बात समझ में? तो ऐसा है, हम कभी भी रशिया और चाइना की तरह से, रशिया और यूएस की तरह से न्यूक्लियर बॉम्ब्स को नहीं देखते हैं। हम इसको ऐसे देखते हैं कि एक पॉलिटिकल टूल है, समझ गए, बात करने के लिए बस काम आएगा, इसको यूज़ कभी भी नहीं करना है। चलो, अब चाइना, इंडिया, पाकिस्तान की वर्ब है व्यू, है ना। इन कॉन्ट्रास्ट मतलब बिल्कुल उल्टा, मैनीफोल्ड मतलब कई गुना, टू फोल्ड मतलब दो गुना, थ्री फोल्ड मतलब तीन गुना, मैनीफोल्ड मतलब कई गुना। यहाँ पे वाई की जगह बस आई लगा हुआ है ना, मल्टीपल। चलो आगे कह रहा है बोथ चाइना एंड इंडिया प्लेज। कह रहे दोनों ही कंट्रियां इस चीज़ को प्लेज करती हैं, कसम खाती हैं, वॉव करती हैं, है ना। अब क्या कसम खाती हैं? दैट वो ये दे वुड नॉट यूज़ न्यूक्लियर वेपन्स, कि वो न्यूक्लियर वेपन्स को यूज़ नहीं करेंगी। अच्छा, कब नहीं करेंगी? कह रहे अनलेस एन एडवर्सरी हैड यूज्ड वेपन्स। कह रहे जब तक, अगर ऐसा ना हो, अनलेस मतलब अगर ऐसा ना हो, और कैसा ना हो, कि कोई एडवर्सरी जो है, दुश्मन जो है, वो यूज़ कर चुका हो, हैड यूज्ड, पास्ट के भी पास्ट में इस्तेमाल कर चुका हो, और किसको, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को पहले। तो दोनों की कसम यही है कि जब तक सामने वाला पहले न्यूक्स को यूज़ नहीं करेगा, हम न्यूक्लियर वेपन को जो है कभी भी यूज़ नहीं करने वाले हैं। कह रहा है अ कमिटमेंट नोन एज नो फर्स्ट यूज़, ये एक ऐसी कसम है, एक ऐसा कमिटमेंट वादा है जो जाना जाता है नो फर्स्ट यूज़ के तौर पे। हम पहले यूज़ नहीं करेंगे, नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी अपनी यही है। दोनों की वर्ब है प्लेज, दे की वर्ब है वुड नॉट यूज़, एडवर्सरी मतलब दुश्मन, इसकी वर्ब है हैड यूज्ड। अनलेस वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, इस कॉन्सेप्ट को आपको अभी करवाता हूँ इस पैराग्राफ को पूरा करके। कह रहा है अमेरिका डिसबिलीव्स चाइनाज प्रॉमिस। कह रहा है अमेरिका जो है विश्वास नहीं करता है, डिस प्लस में बिलीव करता है। बिलीव का मतलब है विश्वास करना, डिसबिलीव मतलब ना करना। तो अमेरिका बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता है चाइना की इस नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी का। कह रहा है मच एज, बिल्कुल उसी तरीके से, मच एज जैसे पाकिस्तान डाउट करता है इंडिया की नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी पे। तो अमेरिका को चाइना पे भरोसा नहीं है, पाकिस्तान को इंडिया पे नहीं है, कि नो फर्स्ट यूज़ तो झूठ बोलते हैं, है ना, कभी भी कर सकते हैं यूज़। अमेरिका की वर्ब होगी ये, पाकिस्तान की वर्ब होगी डाउट्स। मच एज का मतलब है इन अ सिमिलर वे या सिमिलरली, है ना, एक एडवर्ब होती है मच एज मतलब इन अ सिमिलर वे। चलो अब दो तीन छोटे छोटे पैराग्राफ्स पढ़े हैं, बचे हैं, इनको फटाफट देखते हैं। अब इसका अंत क्या होगा, कंक्लूजन क्या होगा। कह रहा देयर इज अ रिंकल दो, कह रहा है फिर भी एक रिंकल जरूर है। रिंकल का मतलब होता है एक सलवट, एक रफ साइड, एक सीमी साइड। सीमी साइड नाम की इडियम भी आपने की हुई है। तो कह रहा है जो आप ये देख रहे हो ना, इंडिया यूज़ नहीं करेगा, पाकिस्तान यूज़ नहीं करेगा, इसका एक बुरा पहलू भी है। अब वो पहलू आपको बताएगा, ठीक है। रिंकल की वो होगी इस, रिंकल समझ लेना, बुरा पहलू। कह रहा द पेंटागन सेज दैट
चाइनाज आर्सेनल कुड एक्सपेंड टू 1000 वॉर हेड्स। कह रहा है जो पेंटागन है, जो अमेरिका की सरकार है, जहाँ से चलती है पेंटागन, कह रहा है वो अमेरिका की सरकार का जो ऑफिस है या सरकार ही समझ लो, वो ऐसा कहती है सेस कि चाइना जो है, चाइना का आर्सेनल, चाइना का जो जखीरा है हथियारों का, वो एक्सपेंड कर सकता है 1000 वॉर हेड्स तक 2030 तक। तो अभी चाइना के पास बहुत कम है, मेरे ख्याल 300-500 है, तो 5-7 साल 10 साल में डबल कर देंगे अपने न्यूक्लियर वेपन्स को। अच्छा क्यों होता है ये? कह रहा है एज इट सीक्स टू नैरो द न्यूमेरिकल गैप ऑफ न्यूक्लियर मिसाइल्स विद द यूएस। कह रहा है जैसे ये सीख करता है, कोशिश करता है नैरो करने की, संकरा करने की, उस आंकड़ा के जो है गैप को, न्यूमेरिकल गैप को, फासले को, जो है न्यूक्लियर मिसाइल्स की संख्या का यूएस के साथ। चाइना चाहता है जितनी यूएस के पास है उतनी हमारे पास भी हो, हम कैसे भी कम ना पड़े, इसलिए आने वाले 5-10 सालों में 1000 जो है अपनी मिसाइल जो है पूरी कर लेगा। पेंटागन की वर्ब है सेज, चाइना का आर्सेनल की वर्ब है कुड एक्सपैंड, इट की वर्ब है सीक्स। कुड यहाँ पे बता रहा है फ्यूचर की पॉसिबिलिटी को, मे, माइट, कुड, वुड, कैन, सब फ्यूचर को बताते हैं। आप जानते हैं इनकी जो अलग अलग इंटेंसिटी होती है उसमें फ़र्क होता है। कुड जो है सबसे वीक फ्यूचर को बताता है, जिसके होने के चांसेस बहुत कम है। कह रहा है इफ दैट कम टू पास, इंडिया माइट फियर दैट इट्स कंपेरेटिवली मीगर आर्सेनल नो लॉन्गर सर्व्स एज ए क्रेडिबल डिटरेंट। कह रहा है अगर दैट, ये वाली चीज़ कम टू पास हो गई, अगर ये वाली चीज़ घटित हो गई, कम टू पास का मतलब होता है अकर होना, किसी घटना का घटित होना। कह रहा है अगर ये चीज़ टेक प्लेस कर गई, हैपन हो गई, तो इंडिया जो है ना वो डर सकता है, माइट फियर कर सकता है। दैट क्या, कि इसकी जो कंपैरेटिवली मिगर आर्सेनल है, इसका तुलनात्मक रूप पे अदना सा, मिगर का मतलब क्या होता है, छोटा सा या अदना सा, तो तुलनात्मक रूप से रिलेटिवली जो अदना सा आर्सेनल है इसके पास चाइना के मुकाबले, अब वो नो लॉन्गर बिल्कुल भी नहीं सर्व करता है एक क्रेडिबल डिटरेंट के तौर पे। डिटरेंट का मतलब है रास्ते का रोड़ा, क्रेडिबल का मतलब है भरोसेमंद। न्यूक्लियर वेपन्स को इंडिया डिटरेंट के तौर पे यूज़ करता है कि आप हम पे हमला करोगे ना तो हम बम फोड़ देंगे, तो ये आपको डिटर करती है ये चीज़, आपके रास्ते का रोड़ा है, न्यूक्लियर वेपन्स सिर्फ आपको रोकने के लिए है। तो इंडिया यही सोचेगा कि हमारा तो बड़ा छोटा रह गया आर्सेनल, चाइना ने तो 1000 कर दिया, तो इंडिया भी हो सकता है इस चीज़ से डरने लगे। दैट की वर्ब है कम टू पास, इंडिया की वर्ब है माइट फियर, आर्सेनल की वर्ब है सर्व्स। क्रेडिबल मतलब भरोसेमंद, ट्रस्टवर्दी, बिलीवेबल, और डेटरेंट का मतलब है स्टम्बलिंग ब्लॉक, एनकम्बरेंस, याद है ना सारे वर्ड्स, एनकम्बरेंस, इंपेडिमेंट, हिंड्रेंस, किसी रास्ते का रोड़ा, है ना। चलो मिएगर का मतलब देख लेना, बहुत ही छोटा सा, स्मॉल सा साइज में या क्वांटिटी में, इसको हिंदी बोलते हैं अदना सा। चलो कह रहा द प्रॉब्लम दो इज नॉट सो मच द नंबर ऑफ वेपन्स एज वट चाइना माइट बी एबल टू डू विद दैम। कह रहे तो रियल प्रॉब्लम जो है ना, हालांकि कह रहा है वो नहीं है, इज नॉट, और क्या सो मच, इतनी, और कौन सा जो नंबर है जो वेपन्स का, कितने वेपन्स चाइना के पास हैं, कह रहा है वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है जितनी कि एज ये है वट, क्या चाइना जो है एबल हो सकता है इन वेपन्स के साथ करने में। अरे बात समझ में, प्रॉब्लम तो यही है कि चाइना इनको यूज़ कैसे करेगा, कितने हैं ये चीज़ ज़्यादा मैटर नहीं करती है, कैसे यूज़ होगा ज़्यादा करता है। प्रॉब्लम की वर्ब है इज, चाइना की वर्ब है माइट बी। अब ये सो मच और एज आज से 10 एडिटोरियल पहले आपको स्ट्रक्चर करवाई थी, है ना। चैलेंजेस आर नॉट सो मच अ चैलेंज बट एन अपॉर्चुनिटी या एज एन अपॉर्चुनिटी, है ना, इस तरह से स्ट्रक्चर आपको करवाई थी, सेंटेंस ही बनाने को दिया था। तो अपनी नोट्स वाली बुक निकालो और इस स्ट्रक्चर को एक बार फिर से रिवाइज़ करो। जिन लोगों ने रिवाइज नहीं की है, जिन लोगों को नहीं आती है, एक बार वीडियोस को पुरानी वाली भी चलाया करो, 5-7-10 वीडियोस देखोगे, सारा कुछ रिपीट हो जाएगा। कह रहा है इंडिया गेट्स बाय विद अ स्मॉल आर्सेनल। कह रहा है इंडिया जो है गेट बाय करता है। अब गेट बाय आप देख चुके हो, गुजारा करना, है ना, किसी चीज़ पे सर्वाइव करना। तो इंडिया जो है गुजारा करता है छोटे से आर्सेनल के साथ में। कह रहा है बिकॉज इट इज़ हाईली सिक्रेटिव अबाउट द लोकेशन ऑफ इट्स न्यूक, क्योंकि ये बड़ा सिक्रेटिव है, बड़ा ही राज को रखने वाला है ना, सीक्रेट बनाने वाला है। और किस बारे में, लोकेशन के बारे में, इसके न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर के। तो इंडिया बोलता है हमारे पास बहुत कम है, लेकिन हमारी लोकेशन बहुत सीक्रेट है, आपको नहीं पता लगेगा जितने भी हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, है ना। चलो इंडिया की वर्ब है गेट बाय, गेट बाय का मतलब है मैनेज करना, सर्वाइव करना किसी चीज़ को। इट की वर्ब है इज, इट आया इंडिया के लिए। सिक्रेटिव मतलब छुपाने वाला चीज़ों को। कह रहा इट इज़ इन पार्ट टू हैज अगेंस्ट सच अ डिस्टेबलाइजिंग रप्चर दैट इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू हाइड इट्स न्यूक्स इन टू द ओशियन। कह रहा इट इज़, ऐसा है, इन पार्ट आंशिक तौर पे, और क्यों भाई, हैज करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए,
और किसके सामने, अगेंस्ट सामने ऐसे एक सच एक डीस्टेबलाइजिंग रप्चर के, ऐसी एक खाई के जो डीस्टेबलाइज कर देगा, जो गिरा देगा, लड़खड़ाने पे मजबूर कर देगा। कह रहा है आंशिक तौर पे यही जो खाई है, चाइना के पास बहुत सारे, इंडिया के पास बहुत कम, इसी खाई से अपने आप को महफूज करने के लिए, हैज अगेंस्ट करने के लिए हुआ क्या, कह रहे इस खाई से महफूज करने के लिए हुआ ये कि इंडिया ने डिसाइड किया है कि ये हाइड करेगा इसके न्यूक्स को समंदर के अंदर इन द ओशियन। आगे बात समझ में, इट की वर्ब इज, इंडिया की वर्ब है हैज़ डिसाइडेड। हैज अगेंस्ट करना मतलब किसी चीज़ के सामने प्रोटेक्ट अगेंस्ट करना, रप्चर का मतलब है खाई, डीस्टेबलाइजिंग मतलब जो आपको स्टेबल ना रहने दे। अब कैसे इंडिया ने समुद्र में डाला है, कह रहा है इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर आर्म्ड सबमरीन द अरिहंत बिगेन पेट्रोल्स इन 2018। कह रहा है इसकी जो पहली न्यूक्लियर आर्म्ड सबमरीन है जिसका नाम है द अरिहंत, कह रहा है इसने शुरू किया था पेट्रोलिंग को, पेट्रोल्स को, गश्ती को सन 2018 के अंदर। आगे बात समझ में, सबमरीन की वर्ब है बिगेन, सबमरीन की वर्ब है बिगेन। पेट्रोल यहाँ पे वो वाला पेट्रोल नहीं है जो आपकी एक्टिवा में डलता है, ये पेट्रोल का मतलब होता है गश्ती। देखो ये पेट्रोल है वो वाला जो फ्यूल है ना, इसको गैसोलीन भी बोलते हैं। और ये पेट्रोल जो है ना, ये क्राइम पेट्रोल वाला पेट्रोल है, इसका मतलब होता है सर्वेलेंस, जो पुलिस करती है ना, रात में गश्ती लगाती है। तो इसने अरिहंत लगाई है इंडिया ने गश्ती पे समंदर के अंदर। कह रहा है अनदर द अरिघाट इज अंडरगोइंग सी ट्रायल्स। कह रहा है एक दूसरी जो है अरिघाट, ये भी अंडरगो कर रही है, ये भी गुजर रही है, एक्सपीरियंस कर रही है अपने सी ट्रायल्स को, इसको भी ट्रायल मोड पे चलाया जा रहा है। कह रहे 2 more आर अंडर कंस्ट्रक्शन, 2 और भी हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिनको बनाया जा रहा है। कह रहा बट द रिपोर्ट डाउट्स दैट इंडिया डिस्पाइट एक्सटेंसिव रशियन हेल्प हैज़ बीन एबल टू बिल्ड अ वेसल क्वाइट इनफ टू रिमेन अनडिटेक्टेड। कह रहा है लेकिन जो रिपोर्ट है ये डाउट करती है दैट इस चीज़ को, इसको शक है रिपोर्ट को इस चीज़ पे कि इंडिया जो है ना, बावजूद बहुत ही ज़्यादा रशिया की हेल्प के, एक्सटेंसिव जो है रशिया की मदद के, कह रहा है इंडिया जो है हैज़ बीन एबल है, सक्षम हो चुका है बनाने के लिए एक ऐसे वेसल को, एक ऐसे जहाज़ को जो इतना चुप तो हुई, इतना क्वाइट या शांत तो हुई कि वो रिमेन बना रहे अनडिटेक्टेड, किसी के डिटेक्शन में ना आए। तो रिपोर्ट को आज भी इतना डाउट है कि रशिया के हेल्प की बावजूद इंडिया अरिहंत, अरिघाट, ये कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बना पा रहा है जो अनडिटेक्टेड रहे, जिसको चाइना, यूएस या रशिया ना पकड़ पाए समुद्र में, जिसके, समझ गए ना, जिसके जो है सिग्नल्स ना मिले। रिपोर्ट की वर्ब है डाउट्स, इंडिया की वर्ब है हैज़ बिन। एक्सटेंसिव मतलब डिटेल्ड, बहुत सारा। वेसल का मतलब होता है जहाज। चलो अब ये लास्ट है पैराग्राफ, शायद ऊपर एक अपने छोड़ के आए थे कॉन्सेप्ट, फटाफट आपको ये भी करवा दें, अनलेस वाला है ना। देखो अनलेस का मतलब होता है अगर ऐसा ना हो, अनटिल का मतलब होता है जब तक ऐसा ना हो, दोनों में ना ऑलरेडी आ चुका है, इसलिए अनलेस और अनटिल के बाद वाले क्लोज में कभी भी नॉट नहीं आता, ना वाला पोर्शन इनके अंदर ही शामिल है। अब यूज़ करके दिखा देता हूँ। डू नॉट कॉल मी अनलेस यू डोंट हैव एनीथिंग अर्जेंट। मुझे फ़ोन मत करना अनलेस, अगर ऐसा ना हो, क्या ना हो भाई, आपके पास कोई अर्जेंट चीज़ ना हो, कोई ज़रूरी चीज़ मुझे बताने वाली ना हो। हिंदी में बिल्कुल ठीक लग रहा है सेंटेंस, इंग्लिश में गलत है। अनलेस में नोट पड़ा हुआ है ऑलरेडी, ठीक रहे हो, देख रहे हो ना, तो ये डोंट हैव नहीं आ सकता, इस नोट को निकाल दो और यहाँ लिख दो यू हैव एनीथिंग। आगे बात समझ में, अनलेस और अनटिल के साथ में नोट की ज़रूरत नहीं है। वैसे ही वी विल एट अनलेस यू आर कमिंग नॉट कमिंग बैक। हम वेट करेंगे, हम इंतज़ार करेंगे जब तक आप वापस ना आ जाएं। तो अनलेस जब तक ऐसा ना हो, जब तक आप वापस ना आ जाएं, सेंटेंस गलत है। अनटिल के साथ में नहीं आ सकता नोट, नोट को निकाल दो, आप ये लिखो अनटिल यू आर कमिंग बैक। इसको यहाँ पे मैं आर को निकाल देता हूँ ताकि सब लोग बात वाले परेशान ना हो। चलो अब ये कॉन्सेप्ट याद रखना, नोट नहीं आएगा और आज के क्विज में यूज़ करेंगे। चलो अब कह रहा है द कन्वेंशनल विजडम इज दैट अ कैस्केड इज अंडर वे। कह रहा है जो कन्वेंशनल विजडम है, जो समझदारी है, और कन्वेंशनल मतलब परंपरागत, जिस तरीके से दुनिया सोचती आई है, कह रहा है परंपरागत समझदारी यही है, विजडम यही है कि एक कैस्केड जो है, एक झरना जो है वो अंडर वे है, ऑन गोइंग है। एक झरना सा बनता जा रहा है रशिया में, पहले चाइना कूदेगा, फिर उसमें इंडिया कूदेगा, पीछे पाकिस्तान कूदेगा, फिर चाइना कूदेगा, तो एक झरना सा बनता है। आई बात समझ में, कैस्केड मतलब झरना, इसकी वर्ब है इज, विजडम की वर्ब है इज। यहाँ पे इसको कलर नहीं दिया है, फटाफट से दे देते हैं। चलो ठीक है, कन्वेंशनल का मतलब है परंपरागत। अब देखो ये कैस्केड वे क्या है, अब यहाँ पे इसने लगा दिया सेमीकोलम,
ठीक है, कॉलम लगा दिया, अब वो तरीका बताएगा। कह रहा है चाइना रेसेस टू कैचअप विद अमेरिका। चाइना रेस कर रहा है, होड़ लगा रहा है अमेरिका को कैचअप विद करने की, अमेरिका को पकड़ने की। जितने अमेरिका के पास है उतने चाइना के पास भी हों। कैचअप विद करना, एमुलेट करना, चेज करना, किसी को ट्राई टू मैच करना। कह रहा है इंडिया परस्यूज चाइना, और इंडिया पीछा करता है चाइना का, परस्यू करता है चाइना को, सेमीकोलम, और पाकिस्तान फॉलोज, और पाकिस्तान फॉलो करता है इंडिया को। तो ये कैस्केड मॉडल सा चल रहा है। आ रही बात समझ में? चाइना की वो रेसेस, इंडिया की परस्यूज, पाकिस्तान की फॉलोज। परस्यू का मतलब है चेज करना, हंट करना, किसी चीज़ के पीछे पीछे रहना। कैचअप विद ऑलरेडी आप देख चुके हो, एमुलेट करना, किसी चीज़ को चेज करने का ही सिनोनिम है। आगे कह रहा है द रियलिटी इज मच मोर कॉम्प्लेक्स हाउएवर। कह रहा है लेकिन जो हकीकत है ना वो इतनी आसान और सिंपल नहीं है समझने में, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, मोर कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स समझते हैं, पेचीदा है ना, इंट्रिकेट, कॉम्प्लिकेटेड। अब कैसे? कह रहा है चाइना हैज़ एन आई ऑन इंडिया टू। चाइना की नज़र इंडिया पे भी है। चाइना सिर्फ अमेरिका को कैचअप विद नहीं करता है, चाइना इंडिया से भी होड़ लगाता है। चाइना की वर्ब है हैज़। कह रहा है इंडिया इंक्रीजिंगली पेज मोर अटेंशन टू चाइना देन टू पाकिस्तान। और इंडिया जो है लगातार तौर पे, इंक्रीजिंगली बढ़ते हुए तौर पे पे कर रहा है, दे रहा है ज़्यादा फोकस, ज़्यादा अटेंशन, और किसको? चाइना को, बजाय पाकिस्तान के। तो पाकिस्तान से हटके इंडिया चाइना की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा देखने की कोशिश कर रहा है ना, उनको होल्ड करने की। इंडिया की वर्ब है पे। अब ये पे वाला मैंने आपको कुछ दिन पहले करवाया था। पे नाम की फ्रेज से बहुत सारी वर्ब जो है फ्रेज बनते हैं दूसरी वर्ब्स की जगह पे। जैसे पे अटेंशन मतलब किसी को अटेंशन देना, तो यहाँ पे गिव अटेंशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। पे या फाइन मतलब किसी फाइन को पे करना। पे या विजिट का मतलब है किसी को विजिट करना। पे रिस्पेक्ट का मतलब है किसी के लिए आदर बताना। तो पे नाम का जो फ्रेज है वर्ब है, कई सारे फ्रेजेस का पार्ट है। 4 मेन मैंने आपके सामने लिख दिए हैं, है ना, पे या विजिट, पे रिस्पेक्ट, पे या फाइन और पे अटेंशन। यहाँ भी वही हुआ, पे अटेंशन। कह रहा है एंड पाकिस्तान इज इंक्रीजिंगली ड्रिवन लेस बाय व्हाट इंडिया इज एक्चुअली डूइंग। और कह रहे जो पाकिस्तान है उसकी ये प्रॉब्लम है कि वो लगातार बढ़ते हुए तौर पे ड्रिवन है, आगे बढ़ता जा रहा है। और कैसे? लेस बाय व्हाट, कम इस चीज़ से, और बट वो चीज़ एक्चुअली इंडिया इज डूइंग, जिसको इंडिया कर रहा है। तो पाकिस्तान उससे ड्राइव नहीं होता कि इंडिया क्या कर रहा है, पाकिस्तान इससे कम ड्राइव होता है। और ज़्यादा किससे होता है? एंड मोर बाय, और ज़्यादा इससे होता है इट्स फॉरवर्ड इमेजिनिंग्स ऑफ इंडियन कैपेबिलिटीज़। इसकी जो इमेजिनेशन है, इसके दिमाग में जो डर बैठा हुआ है, और कैसा? बड़ा ही पैशनेट, बड़ा ही इमोशनल सा, और किसको लेके? इंडिया की कैपेबिलिटीज़ को लेकर के। तो पाकिस्तान हमेशा यही सोच के बॉम्ब बनाता रहता है कि इंडिया भी बना लेगा, है ना। एक्चुअल में इंडिया क्या बना रहा है इससे ज़्यादा मतलब जो है पाकिस्तान को नहीं है। बहुत ही इन डेप्थ आर्टिकल है, सच बता रहा हूँ मैं आपको। ऐसा मतलब बेबाकी से लिखा हुआ और जो है ना एनालिटिकल आर्टिकल, पीस ऑफ आर्टिकल जो है आपको बहुत कम मिलेंगे। इंडिया में कैसे मिलेंगे? नहीं मिल पाएंगे। पाकिस्तान की वर्ब है इज ड्रिवन, पैसिव वॉइस में। ड्रिवन का मतलब है आगे बढ़ता हुआ, इंक्रीजिंगली मतलब लगातार बढ़ते हुए तौर पे। इंडिया की वर्ब है इज ऑल्सो डूइंग। चलो, फॉरवर्ड का मतलब होता है पैशनेट या भावुक, है ना, बहुत ज़्यादा इमोशनल। इमेजिनिंग्स होती है परिकल्पनाएं, बस बैठे बैठे सोचते रहना, जी ऐसा हो रहा होगा, वहाँ ऐसा हो रहा होगा। कह रहा है पाकिस्तानी जनरल्स हैव यूज्ड देयर न्यूक्लियर शील्ड टू हार्बर जिहादिस्ट। कह रहा है पाकिस्तानी जनरल्स ने यूज़ भी किया है अपनी न्यूक्लियर शील्ड को हार्बर करने के लिए जिहादिस्ट को। हार्बर का मतलब होता है ना पनाह देना, तो पनाह देने के लिए जिहादिस्ट को। न्यूक्लियर शील्ड क्या होती है? आप सीक्रेट लोकेशंस पे न्यूक्लियर बॉम्ब्स रखते हो, उनके चारों तरफ शील्ड बना के रखते हो, कोई उनको ट्रैक ना करे। वहाँ पे पाकिस्तान ने कई बार जिहादिस्ट को भी छुपाया है ना, ऐसा वो यूज़ करते आ रहे हैं। चलो, अब ये जनरल्स की वो होगी हैव यूज्ड। हार्बर का मतलब होता है पनाह देना। चलो लास्ट में कंक्लूजन। थोड़ा लंबा हो गया आर्टिकल है ना आज का, लेकिन इंटरेस्टिंग था इसलिए पूरा करवा रहा हूँ। कह रहा है न्यूक्लियर वेपन्स आर स्टेबलाइजिंग एज दे प्रिक्लूड बिग वॉर्स। कह रहा है न्यूक्लियर वेपन्स बहुत स्टेबलाइजिंग है, स्टेबिलिटी लेकर के आते हैं, क्योंकि वो पहले से ही एक्सक्लूड कर देते हैं, प्रिक्लूड कर देते हैं, रूल आउट कर देते हैं बड़ी बड़ी वॉर्स को। तेरे पास भी बॉम्ब, मेरे पास भी बॉम्ब, अब बड़ी वॉर तो नहीं हो सकती, छोटा मोटा गाली गलौज हो जाएगा, है ना। कह रहा है लेकिन अमंग देयर पजेसर्स, ये वॉर्स होती हैं इनके पजेसर्स के बीच में, जो लोग पजेस करते हैं ना उन्हीं के बीच में वॉर्स खत्म होती हैं। कह रहा है बट दे डू नॉट प्रिवेंट स्मॉल और पेरिफेरल वंस। कह रहा है लेकिन ये नहीं रोकते हैं, प्रिवेंट नहीं करते हैं छोटी छोटी या पेरिफेरल वॉर्स को। ये वंस आया है वॉर्स के लिए। पेरिफेरल का मतलब होता है जो पेरीफेरी पे हों। इंडिया है पर इंडिया के बॉर्डर्स पे वॉर हो रही है, तो चाइना के पास भी बॉम्ब है, इंडिया के पास भी है, लेकिन फिर भी गलवान में इंसिडेंट तो हो ही गया। तो कह रहा है लेकिन छोटी वॉर को, स्मॉल स्केल वॉरफेयर को ये नहीं रोक पाते हैं।
वेपन्स की वर्ब है आर। दे की वर्ब है प्रिक्लूड। प्रिक्लूड का मतलब होता है सिरे से खारिज करना। दे की वर्ब है डू नॉट प्रिवेंट। दे आया अगेंस्ट वेपन्स के लिए। पजेसर्स का मतलब है जो लोग वेपन्स को जेब में रखते हैं, जो पजेस करते हैं। लास्ट में कह रहा है चाइनाज द डायरेक्शन ऑफ चाइनाज आर्सेनल डज नॉट ऑफर ग्राउंड फॉर ऑप्टिमिज्म। जो डायरेक्शन है, जो दिशा है चाइना के हथियारों के जखीरे की बढ़ते हुए, कह रहा है वो ऑफर नहीं करती है किसी भी ग्राउंड को, आधार को, आशावाद के लिए, ऑप्टिमिज्म के लिए। चीज़ें आगे इससे खराब ही होंगी चाइना की न्यूक्लियर बॉम्ब्स को बढ़ा लेने से। इसकी वर्ब होगी डायरेक्शन की डज नॉट ऑफर। ग्राउंड का मतलब है बेसिस या आधार। चलिए सिंपल सा आर्टिकल है लेकिन इंटरेस्टिंग था। जल्दी से अपने क्विज पे बढ़ेंगे। 6-7 क्वेश्चन है अपने पास आज। सभी क्वेश्चंस को ट्राई देना है और आउट ऑफ 7 कितने मार्क्स मिले ज़रूर से बताना। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है हिंटरलैंड, मार्शलैंड, मदरलैंड और हार्टलैंड में से क्या यूज़ करेंगे। तो ये वर्ड्स तो मैं आपको रटा चुका हूँ, अच्छे से आना चाहिए आपको। फर्स्ट क्वेश्चन में डालो सही क्वेश्चन आंसर को। सेकंड में पूछा है पेट्रोल और पेट्रोलिंग के बीच का फ़र्क, ये भी कर चुके हैं। थर्ड में पूछा है ये कोस्ट नाम की वर्ब कैसे यूज़ होगी, तो ये भी ऑलरेडी आप जानते हैं, है ना। कौन सी वर्ब है V1, V2, V3 सेम रहती है। फोर्थ में आपसे पूछा है किसी की डीड्स को, किसी के कर्मों को मिमिक करने को क्या कहते हैं, उसकी नकल करने को क्या कहते हैं। तो ये वन वर्ड है, इसका मैं आपको बताऊंगा नहीं, खुद से बताओ आप बिना ऑप्शंस के। समझ गए ना, किसी का पीछा करना, किसी को मिमिक करना, उसको क्या बोलते हैं। ई से शुरू होता है इसका आंसर। फिर पांचवा पूछा है आपसे कम टू पास, इस फ्रेज का क्या मीनिंग है, तो ये आपको ऑलरेडी करवा चुके हैं। चारों वर्ड्स के मीनिंग आपको ऑलरेडी आने चाहिए। 6वें और 7वें में 2 एरर्स मिलेंगी, मैं आपको बता देता हूँ एरर्स कहाँ हैं। पहली एरर्स मिलेगी आपको अनटिल के आसपास, बॉस नाम की वर्ब के नज़दीक में, और दूसरी एरर मिलेगी आपको हिंज नाम के एडजेक्टिव के आसपास। अब ये 7 क्वेश्चंस के आंसर इसी वीडियो के नीचे जाओ, फर्स्ट पिंड कमेंट में वहाँ पे लिखना रीड मोर, रीड मोर पे करेक्ट करना। जैसे ही आप रीड मोर पे क्लिक करोगे पूरे आंसर्स आपको हिंट्स के साथ मिल जाएंगे। अपने आंसर से मेरे आंसर चेक करो, आउट ऑफ 7 कितने मार्क्स मिले कमेंट्स में डालना। इस आर्टिकल के बारे में आपकी क्या राय है, कोशिश करो लिखने की 3 सेंटेंसेज में इंग्लिश के अंदर, अगर आप लिख सकते हैं तो। मुलाकात होगी कल। कोर्सेज अवेलेबल हैं ऐप पे, राइटिंग का, एसएससी का, बैंकिंग का। तैयारी कर रहे हो एग्जाम्स की तो वक्त रहते कोर्सेज को बाय करके एनरोल करके अपनी प्रिपरेशन किया करो। लास्ट मोमेंट पे कोर्स लेने से कुछ नहीं होता है। एग्जाम से 4-6 महीने पहले अपने आप को प्रिपरेशन को टाइम दो, है ना। कुछ अभी चल भी रहे हैं, कुछ बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं आपको। 15 अगस्त पे फ़ायदा ले सकते हो उनका कूपन लगा के। ऐप से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होता है, ये नंबर है व्हाट्सअप, इस नंबर पर टीम से बात कर सकते हैं। अंटिल देन साइनिंग आउट।